हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में चामुई को दिखाया जाता है। वो बोलती, यार इस शूटिंग के लिए मुझे कितना ज्यादा चलना पड़ रहा है। काफी दूर से आई होती है इसलिए थक चुकी होती है। उसने हिल्स भी पहनी थी और उसे चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो बोलती, अरे यार इस शूटिंग के चक्कर में ना मैं कहाँ फंस गई हूँ। तभी उसके कान में एक ईयरफोन होता है। उस ईयरफोन से आवाज आती है, कैमरा हाथ में सीधा पकड़ो। उसके हाथ में ना एक सेल्फी स्टिक होती है जिसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ होता है। चामुई उस ईयरफोन के थ्रू अपने क्रू से बात कर रही होती है। वो अपने मैनेजर से पूछती है, क्या जो मैंने हिल्स पहनी हुई है ये हमने खरीदी है, ये किराए या फिर किसी ब्रांड से किराए पर ली हुई है। मैनेजर बोलता है, ये हमने ना अभी किराए पर ली हुई है, इसलिए तुम इनका खास ध्यान रखना। पर इसके बाद चामुई उस सेल्फी स्टिक को लेकर एक काफी सुंदर सी लोकेशन पर चल रही होती है। वो एक पतले से ब्रिज से होते हुए चढ़ाई चढ़कर एक पहाड़ की ओर जा रही होती है और वहाँ से उस शहर का खूबसूरत नजारा देख रही होती है। चारों तरफ क्रू के कैमरे लगे हुए होते हैं और उसके आसपास के हर पल कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और कंट्रोल रूम के अंदर बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं और उन्हीं स्क्रीन पर चामुई को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा होता है। एक्चुअली में उसका शूट चल रहा होता है। कंट्रोल रूम में जू नाम के लड़के को दिखाया जाता है। उसके सामने 2 स्क्रीन रखी होती है। वो माइक के पास आकर बैठता है। चामुई रेलिंग के सहारे झुककर खड़ी हुई होती है। वो खुद को बोलती है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। इस जमाने में इस कासल में कोई राजा रहा करता था और वहाँ से जितनी भी जमीन दिखाई दे रही है ये सारी उस राजा की हुआ करती थी। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से जो उसे बोलता है, तुम उस रेलिंग के सहारे ना मत झुको। चामुई बोलते, अरे मिस्टर जो, क्या आज आप मेरे ट्रांसलेटर हो? कहीं आपको कोई टेंशन तो नहीं हो रही है कि तुम्हारे वहाँ पर होने से मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दूंगी? लेकिन जो उसकी बात को इग्नोर कर कर बोलता है, तुम्हारे पास में ही ना एक साइन बोर्ड है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलिंग के सहारे झुकना मना है। चामुई थोड़ा सा आगे बढ़ती है और देखती है वहाँ पर एक साइन बोर्ड रखा होता है जिसमें 3 भाषाओं में ये बात लिखी हुई होती है। चामुई बोलती है, पर हर किसी को इटालियन तो नहीं आती है ना, तो मैं कैसे समझूंगी कि इटालियन में क्या लिखा हुआ है? जो ट्रांसलेटर बताता है उसके नीचे और भी भाषाएं लिखी हुई हैं। जो चामुई बोलती, हाँ मैंने देखा, सेकंड लाइन में इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। जू बोलता है, वो इंग्लिश नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज है। इंग्लिश में तो 3rd लाइन में कुछ लिखा हुआ है। चामुई बोलती है, यहाँ तो दुनिया भर से लोग आते होंगे ना, वो लोग तो जीनियस ही होते हैं जिनको इतनी सारी भाषाएं आती हैं। और बोलती है, आज शूटिंग का ना आखिरी दिन है, मैंने अपनी लाइंस जापानीज में काफी अच्छे से तैयार की है, तो जब हीरो आएगा ना तब तुम्हें ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हीरो एक जापानीज एक्टर होता है जो चामुई के साथ इस सीरीज में काम कर रहा होता है, जिस सीरीज के लिए वो दुनिया की अलग अलग लोकेशन पर जा रहे होते हैं। वो एक रियलिटी शो बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। हीरो वहाँ पर आकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है और उसे कुछ जापानीज में बोलने लग जाता है। दूसरी तरफ से हमारा ट्रांसलेटर जू उसकी कही हुई बात को कोरियन में ट्रांसलेट कर कर चामुई को ईयरफोन्स के थ्रू बता रहा होता है। हीरो बोलता है, आज का मौसम ना काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे खुशी है कि आज शूटिंग का आखिरी दिन मौसम हमारे फेवर में है, बिल्कुल परफेक्ट जैसा हमें चाहिए था। इसके बाद हीरो चामुई को थोड़ा आगे चलने के लिए बोलता है, चलो हम दोनों ना वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से ये नजारा और भी ज्यादा लाजवाब लगता है। चामुई हीरो को बोलती है, तुम यहाँ पहले भी आए हुए हो क्या? हीरो जापानीज में बोलता है, हाँ मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। जब मैं अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहा था ना, उस समय काफी अलग अलग किस्म की मूवीज किया करता था। मैं उस वक्त यहाँ आया था, उस समय तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की थी। उस मूवी की लाइंस ना हमेशा मेरे नाम से जुड़ी हुई रहेंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आखिर मैं उस वक्त क्या कर रहा था। चामुई बोलती है, क्यों, उसमें कुछ गलत था क्या? हीरो बोलता, हाँ उस समय मैं उतना ज्यादा अच्छा एक्टर नहीं था, तो अब जब मैं वो मूवीज दोबारा देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा वाहियात लगता है। पर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में सभी लोग स्क्रीन के थ्रू ये सब देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उनकी शूटिंग अब खत्म होने वाली है और ये शूट काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इधर चामुई वहाँ पर खड़े होकर शहर का नजारा देख रही होती है और उसी के बगल में हीरो उसे ही देख रहा होता है। वो चामुई से जापानीज में बोलता है, बहुत खूबसूरत, मैं तो बस तुम्हें ही देखते रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। चामुई बोलते, हाँ बिल्कुल, एक्चुअली में वो इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती है।
और बोलती हमने काफी ज्यादा जादुई और स्पेशल जगहें देखी है, इसलिए मैं थोड़ा सैड फील कर रही हूँ क्योंकि ये शूट फाइनली खत्म होने वाला है। हीरो बोलता है बिल्कुल, मैं भी यही फील कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी ना मैं तुमसे मिलते रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जू भी सैड फील कर रहा होता है क्योंकि वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। हीरो बोलता है मुझे लगता है ये सफर मेरे लिए इतना ज्यादा यादगार और इतना हसीन सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे साथ तुम थी। चामुई अपने एयरफोन के थ्रू कंट्रोल रूम को बताती है। उसे समझ नहीं आया जो भी हीरो ने उसे अभी बोला। वो चाहती है कि कोई उसे ट्रांसलेट करे। दूसरी तरफ हीरो भी कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके ये कह रहा होता है अगर मैंने जो भी कहा है, अगर आप लोग उससे शॉक हुए हैं, फिर भी आप उसको चामुई को एक्सप्लेन कीजिए जो भी मैंने उसके लिए कहा है। चामुई एयरफोन के थ्रू जू को बोलती है इसकी बात को ट्रांसलेट करो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ये मुझे क्या कह रहा है तो जो स्पीच मैंने इसके लिए प्रिपेयर की है मैं इसे नहीं बता पाऊंगी। जू बोलता है अब तुम्हें वो स्पीच बोलने की जरूरत नहीं है। वो स्पीच चामुई ने हीरो को अलविदा कहने के लिए लिखी थी, पर हीरो चामुई से अब आगे भी मिलता ही रहना चाहता था। मतलब वो चामुई को अब सच में डेट करना चाहता था। इसकी वजह से अब चामुई को फेयरवेल स्पीच बोलने की जरूरत नहीं थी। जू बोलता है मैं तुम्हें कह रहा है कि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। ये सुनकर चामुई तो कैमरे की तरफ घूरने लग जाती है। इधर से जू बोल रहा होता है क्या तुम्हें समझ में आ गया है कि हीरो तुमसे क्या कहना चाहता है। इसके बाद कहानी एक साल पीछे चली जाती है। जू जापान में एक बुक लॉन्च इवेंट में गया होता है। वो एक बुक राइटर के लिए एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है। इंटरव्यूअर उस बुक राइटर से जापानीज में सवाल पूछते हैं और जू जापानीज लैंग्वेज को कोरियन में ट्रांसलेट कर हमारे राइटर को बताता है कि इंटरव्यू ने उससे क्या पूछा है। एक्चुअली में वो काफी ज्यादा भाषाओं को जानता था। वो बुक राइटर के साथ उस हॉल से बाहर आता है और बुक राइटर जू को थैंक यू बोलता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे साथ इस इवेंट में आए। और वो उसे अपने बैग से गिफ्ट निकाल कर देता है और बोलता है जापान में ये गिफ्ट ना लेने देने की पुरानी परंपरा है, इसलिए जब मैं पब्लिशर के यहाँ गया ना तो उसने मुझे ये गिफ्ट दिया जो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वैसे 1 महीने के अंदर यहाँ जापान में एक पब्लिशर अपनी मैगजीन के काम को लेकर कोरिया आने वाला है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे ट्रांसलेटर का काम उस वक्त भी करो। जो बोलता उस वक्त तो मैं सियोल में नहीं होऊंगा। बुक राइटर बोलता अरे हाँ उस वक्त तो तुम स्पेन में होगे ना। जो बोलता हाँ अब मैं कुछ महीनों के लिए ना कोरिया नहीं आऊंगा। बुक राइटर बोलता है ये तो काफी ज्यादा खराब बात है क्योंकि तुम ही तो हो जो मेरी कही हुई हर बकवास बात को इतनी ज्यादा मजेदार तरीके से पेश कर देता है। तुम अपनी ट्रिप को थोड़े दिनों के लिए मेरे लिए डिले नहीं कर सकते हो। जो बोलता है आपको इतने से भी चैन नहीं मिला क्या? मैं कोरिया में बहुत बिजी था, आप फिर भी मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हो। राइटर बोलता है अच्छा खैर चलो एयरपोर्ट चलते हैं, वहाँ पर सुशी और कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। वो बोलता है मैं आपसे ना एक बात कहना चाहता हूँ, आपको ना शराब थोड़ी कम पीनी चाहिए क्योंकि आप इंटरव्यू में भी ना कहानी कुछ और ही बता रहे थे। आपने तो कैरेक्टर के नाम ही बदल दिए थे जबकि आपने ये कहानी खुद ही लिखी थी। वजह से ट्रांसलेशन में सब कुछ मुझे ही ठीक करना पड़ा। राइटर बोलता है क्या कहा? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अपनी ही लिखी हुई कहानी को गलत तरीके से बता रहा हूँ। चलो ये सब छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सूची खिलाता हूँ। वो बोलता मैं आपके साथ ना अगली बार चलूंगा, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। राइटर बोलता तुम इतना सज धज के तैयार होकर कहीं जा रहे हो क्या? कहीं डेट पर तो नहीं जा रहे? जो उसे इग्नोर कर बोल रहा है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रिप अच्छी रहेगी, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे बुक राइटर उसे चिढ़ाने लग जाता है तुम डेट पर ही जा रहे हो ना, मुझे मालूम है, मुझे तो लगा कि तुम कभी किसी को डेट ही नहीं कर पाओगे। सुनते ही जू तो स्माइल करने लग जाता है। ट्रेन स्टेशन पर जू चामू से टकरा जाता है लेकिन उनकी कोई बात नहीं होती। इसके बाद ये दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जू याद करता है कि वो इसी ट्रेन में एक जगह पर बैठा हुआ है और उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई होती है जो अपना सर उसके कंधे पर रख लेती है। अचानक से ब्रेक लगता है तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है और गलती से एक फैमिली से टकरा जाता है जो उसके सामने ही बैठे हुए होते हैं, जो इटालियन में कुछ बोल रहे होते हैं और जू भी उनका जवाब इटालियन भाषा में ही देता है। लोग तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, अरे कमाल है, तुम्हें इटालियन भी आती है। चामू ही अपने फोन में घुसकर इंस्टाग्राम चला रही होती है। उसके फोन में एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। अगले सीन में वो उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई होती है। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो उस रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़की उसे बहुत ही प्यार से ग्रीट करती है और बोलती है आप कहीं पर भी बैठ सकती हैं, टेबल्स खाली है। चामोई उसकी तरफ गुस्से से देखती है। वो चामोई को मेन्यू देती है पर चामोई के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वेट्रेस से पूछती है क्या तुम मोमो चैन हो, रेस्टोरेंट की ओनर है? ये बात
अपने फोन में ट्रांसलेटर ऑन कर बोलती है, जिसके बाद वो ये बात ट्रांसलेट कर उस लड़की को बता देता है। वो बोलते हाँ मैं ही हूँ। बाद वो उसके लिए नूडल्स लेने के लिए चली जाती है। वही बोलती है ये लड़की तो काफी ज्यादा जवान लग रही है, पर फोटोज में तो ये बूढ़ी दिख रही थी। के बाद वो अपने फोन के ट्रांसलेटर में जोर से कुछ बोलती है, जिसके बाद वो ट्रांसलेटर उसे कन्वर्ट कर बताने लग जाता है। जल्दी से चामोही अपने फोन की वॉल्यूम कम करती है। जिजू उसके बगल में आकर बैठ जाता है और एक मेन्यू को उठा लेता है, जो कि चाइनीज में लिखा हुआ होता है। चामुई अपने फोन पर उस ट्रांसलेटर के थ्रू अजीबोगरीब बातों को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ट्रांसलेटर उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं चल रहा था। वो बोलती है इस ट्रांसलेटर ऐप की आवाज तो ऐसी है जैसे कोई न्यूज एंकर न्यूज सुना रहा हो। वो चाहती थी कोई भारी गंभीर आवाज में उसकी बात जापानीज में उस रेस्टोरेंट की ओनर को कन्वे करे। तभी वो मुड़कर बगल में देखती है और सोचती है कहीं ये लड़का कोरियन तो नहीं है ना, शक्ल से तो कोरियन ही लग रहा है। फिर वो उसके हाथ में चाइनीज मेन्यू देखती है और सोचती है ये तो चाइनीज है, इसको क्या ही पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। चाहती है इसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करने लग जाती है कि शायद वो उस ऐप के थ्रू गालियों को भी ट्रांसलेट कर पाए। तो वो उस ऐप पर गालियां देने लग जाती है। तभी जू के फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आने लग जाती है और ये नोटिफिकेशन की आवाज एक कोरियन ऐप की होती है जिसका नाम ककाओ डोंग होता है। वो सुनते ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। चामुई जोजिन की तरफ मुड़कर देखती है। तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है ना, तुमने सब सुन लिया है ना। जोजिन बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं सुन रहा था। चामुई बोलती है तुम्हें मजा आ रहा है ना, क्योंकि तुम यहाँ पर दिखावा कर रहे हो कि तुम चाइनीज हो। जोजिन बोलता है मुझे दिखावा करने की क्या जरूरत है। चामुई बोलती है क्योंकि तुम ये मेन्यू चाइनीज में पढ़ रहे हो ना, तो तुम दिखावा ही तो कर रहे हो चाइनीज पढ़ने का। जू बोलता है मैं दिखावा नहीं कर रहा, मुझे अलग अलग भाषाएं पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर भाषा का मेन्यू पढ़ रहा हूँ। चामुई बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या पापागो ऐप हो? एक्चुअली में पापागो एक कोरियन ऐप है जो कि ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं। जू उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक इटालियन फैमिली का बेटा बेहोश हो जाता है। वो मदद मांगने लग जाते हैं। जू ये सुनते ही उनके पास पहुँचता है और उनसे पूछता है आखिर बात क्या है। तो उस बच्चे की माँ बताती है इस बच्चे ने शायद कोई स्नैक खाया है जिसकी वजह से इसको कोई एलर्जी रिएक्शन हो गया है। वो ये सारी बात इटालियन भाषा में बोल रही होती है। जू बड़ी आसानी से उनकी भाषा समझ जाता है और रेस्टोरेंट की ओनर को जापानीज में ट्रांसलेट कर ये बात बता देता है। वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और बताती है एम्बुलेंस बस आती ही होगी, पर प्रॉब्लम यह है कि रास्ता बहुत ही ज्यादा पतला है जिसमें एम्बुलेंस का आना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जो उन लोगों को बताता है रास्ता पतला है, एम्बुलेंस को आने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए हमें बच्चे को बाहर तक ले जाना पड़ेगा। वो बच्चे को गोदी में ले लेता है और अपना बैग को वहीं पर छोड़ देता है। चामुई बोलती है मैं तुम्हारे सामान का ध्यान रखूंगी। इसके बाद जूस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उन्हें एम्बुलेंस के पास छोड़ देता है। फिर वो एक पेपर में अपना नंबर लिख कर उस लेडी को दे देता है। दूसरी तरफ चामुई खुद से ही बातें कर रही होती है। ये आदमी तो सच में पापा को निकला, मतलब वही ट्रांसलेटर ऐप रियल वाला, जो वापस आता है और चामुई के हाथों से अपना बैग लेने की कोशिश करता है, पर चामुई उसका बैग नहीं छोड़ रही होती। मैं एक इमरजेंसी में हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं पापा को ऐप को यूज करना चाहती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंसानी आवाज ही सबसे सही रहेगी, क्योंकि इंसानी आवाज को ही ना दिल से समझा जा सकता है। इसी से हम अपने जज्बातों को ना दूसरों को सही तरीके से बता सकते हैं। जो बोलता है मुझे तुम लोगों के लफड़े में नहीं पड़ना है, वैसे भी तुम्हारा रिलेशनशिप को लेकर कुछ पंगा है। ये बोलकर वो चामुई से अपना बैग लेने की कोशिश करता है। वो बोलती है मुझे पता है तुमने सब कुछ सुन लिया है ना, तुमने सुन लिया है ना कि मैं उस फोन में गालियों को ट्रांसलेट कर रही थी। वो मना करता है और उसके हाथ से अपना बैग छीन लेता है और वहाँ से जाने की तैयारी करता है। चामुई उसका रास्ता रोक देती है। देखो मुझे पता है कि किसी AI का यूज करना, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को वापस जीत सकूं, ये तो गलत होगा, इसलिए तुम तो मेरी मदद कर दो ना। अगर वो मुझे छोड़ भी देगा ना तो मुझे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, पर ये सब अगर मैं एक ऐप के थ्रू करूंगी ना तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक होगा। जिसके बाद सू फाइनली मान जाता है, देखो मैं तुम्हारी गलतियां ट्रांसलेट नहीं करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सीन में जू और चामुई उस रेस्टोरेंट के अंदर आकर वापिस से उसी लड़की से बात कर रहे होते हैं जो उस रेस्टोरेंट की ओनर होती है। वो बताती है जिस लड़की की वजह से चामुई वहाँ आई थी वो लड़का तो वहाँ है ही नहीं, वो तो किसी काम से टोक्यो गया हुआ है।
चामुई बोलती है कहीं वो मुझसे छुप तो नहीं रहा है ना, शायद उसको पहले से ही पता लग गया होगा कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम दोनों मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। और वो उस लड़की की तरफ देखकर ये बात बोल रही होती है। बगल में खड़ा जू चामुई से बोलता है तुम चाहती हो कि ये बात मैं ट्रांसलेट कर इसको बताऊं? वो बोलती है नहीं रहने दो, ये तो मत ही बताओ, पर क्या ये बता सकती है कि वो कब वापस आएगा? जू ट्रांसलेट कर देता है। वो जापानीज में कुछ जवाब देती है। जू बताता है उस लड़की ने कहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से पूछ सकती है, वो बता देगी कि वो कब वापस आएगा। और यहाँ चामुई को पता लगता है जिस लड़की को वो अभी तक अपने बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड समझ रही थी वो नहीं है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो प्रेग्नेंट होती है। चामुई इस औरत से पूछती है कि तुम कितने समय से प्रेग्नेंट हो? वो बताती है मैं 7 महीनों से प्रेग्नेंट हूँ। चामुई बोलती है उसने तो मुझे 3 महीने पहले ही छोड़ा था और 7 महीने से ये प्रेग्नेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो गुस्सा कर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन वो लेडीज जू को बोलती है क्या ये चामुई है? लेडी समझ जाती है ये उसके बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो जू को बोलती है मैं ना चामुई से कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे मैसेज उस तक पहुँचा दोगे? जो इस पर हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ चामुई वहाँ से बाहर निकलती है और गुस्से में अपने फोन में कुछ ट्राई कर रही होती है। जू भी उसके पीछे आ जाता है। चामुई गुस्से में जू से बोलती है अच्छा तुम एक काम कर सकते हो क्या, तुम मेरे लिए यहाँ सब ट्रांसलेट कर सकते हो? उसके बाद वो उस लेडी के लिए बहुत सारी गालियाँ निकालने लग जाती है। जो बोलते देखो मैं तुम्हारे लिए ये सारी गालियाँ ट्रांसलेट कभी नहीं करूँगा, कोई भी ऐसी बात ट्रांसलेट नहीं करूँगा जिसमें लोगों को दुख हो, और अब मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता हूँ। इतना ही बताना चाहता हूँ। अंदर उस लेडी ने मुझे ये बताया है कि तुम्हें ये बात बताऊं कि उसके पेट में जो बच्चा है ना उसका डैड तुम्हारा एक्स नहीं है। वो लेडी बोलती है अगर चामुई की वजह से उसके बॉयफ्रेंड का माइंड चेंज हो जाए और वो वापस से चामुई के पास जाना भी चाहे तो भी मैं उसे खुशी खुशी जाने दूंगी। ये सुनते ही चामुई तो शौक हो जाती है। क्या उसने कहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को वापस ले सकती हूँ? कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? जो बोलता है मैंने जो सुना है मैं तुम्हें सेम वैसा ही बता रहा हूँ। चामुई बोलती आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रही है ना? कहीं वो हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही है? सू बोलता देखो मेरा काम है बातों को ना ट्रांसलेट करना, उसके पीछे के मतलब को समझाना, वो मेरा काम नहीं है। चामुई बोलती ठीक है तो मैं वापस जा रही हूँ उससे बात करने के लिए ताकि मुझे सारी बातें डिटेल में पता चल सके, तुम भी मेरे साथ चलो। जो बोलते देखो तुमने उस आदमी के साथ ना ब्रेकअप किया और अब वो किसी और को डेट कर रहा है, उसने तुम्हें बिल्कुल भी चीट नहीं किया है और वो बच्चा भी उसका नहीं है। अगर तुम्हें गुस्सा करना ही है ना तो उसके लिए तुम्हें ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा करने के लिए किसी भी भाषा की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ इशारों से ही पता चल जाता है। और फिर वो उसे उंगली का इशारा करता है। अब मैं जा रहा हूँ। चामुई उसे अपनी इमोशनल बातों में फंसाने लग जाती है और उसे अपने पास के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा रिलेशन इस तरीके से खत्म हो जाए, और ये बोलकर वो उसे मना लेती है। दूसरी तरफ वो लेडी फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है जो कि चामुई का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो फोन पर बात कर रही थी कि तुम कल वापस आ जाना, कोई जल्दबाजी मत करना। तभी वहाँ पर चामुई और जू आ जाते हैं। वो उस लेडी से बात करने लग जाती है। चामुई उस लेडी से पूछती है उसका बॉयफ्रेंड मतलब चामुई का बॉयफ्रेंड कई बार हफ्तों तक गायब रहता था, उससे बात भी नहीं करता था, तो क्या वो इस रेस्टोरेंट वाली लड़की के साथ अपना टाइम स्पेंड किया करता था? जिस पर वो हाँ बोल देती है। चामुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसने मुझे धोखा दिया है। वो रेस्टोरेंट वाली लेडी बोलती है उसने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है जब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी। चामुई इस लेडी पर गुस्सा करने लग जाती है। जू पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो इस मामले को सुलझा ले। वो चीजों को सोच समझकर ट्रांसलेट कर रहा था ताकि ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि चामुई गुस्से में उस लेडी के लिए बुरी भरी बातें कह रही है। वो रेस्टोरेंट वाली लेडी चामुई की इंटेंशन समझ गई होती है। चामुई उसके बारे में गलत बातें कर रही है तो वो उसे जापानीज में बोलती है कि चामुई का एक्स बॉयफ्रेंड यूजिन और रेस्टोरेंट वाली लड़की तब से डेट कर रहे हैं जब से वो जापान में पढ़ाई किया करता था। वो लेडी बताती है वो दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में थे, पर एक दूसरी औरत ने उनके बीच में आकर उनके रिलेशनशिप को खराब कर दिया था। वो लड़की जिसको उसको खुद के परिवार वालों ने ही अपना नहीं समझा, जिसका दुनिया में कोई नहीं था, जिसने सबको बस ऐसे दिखाया कि उसके साथ तो सिर्फ बुरा ही हो रहा है। वो बोलती है जब भी वो उसके पास जाता था ना तो वो उसे कुछ समय वहाँ रुकने के लिए बोलती थी, पर वो ज्यादा समय वहाँ नहीं रुक पाता था और बोलता था मुझे जाना होगा क्योंकि मैं उसको ज्यादा समय तक अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। एक्चुअली में वो चामुई के एक्स बॉयफ्रेंड की बात कर रही होती है और वो लड़की जिसको उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया होता है वो और कोई नहीं चामुई ही होती है।
और चामुई का एक्स बॉयफ्रेंड पहले से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे और चामुई वो लड़की है जो इन दोनों के बीच में आई है। जो इस बात को बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करता। चामुई जू से पूछ रही होती है आखिर ये क्या बोलना चाहती है। वो लेडी चामुई की तरफ उंगली करते हुए बोलती है वो मैं नहीं हूँ, तुम हो जो अपनी मुसीबत भरी जिंदगी का बहाना देकर दूसरों से उनकी हमदर्दी ले रही हो। अब तो तुम्हें पता लग गया है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब तुम्हें प्यार नहीं करता, वो किसी और लड़की को डेट कर रहा है। फिर भी तुम उसके लिए इतना दूर आ गई। तुम सच में अपनी लाइफ में इतनी अकेली थी कि तुम्हें अपनी इज्जत की भी नहीं पड़ी। मेरे सामने यहाँ पर बेइज्जत होने के लिए आ गई। जू उसे कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो जू को बोलती है तुम्हें अब कुछ भी ना ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस लेडी को कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब मैं रोने वाली हूँ। अगर मैं इस औरत के सामने रोई ना तो मेरे लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ भी नहीं होगी। ये बोलते ही चामुई की आंखों से तो आंसू आने लग जाते हैं। जू चामुई को अपने गले से लगा लेता है। चामुई रोने लग जाती है। जू चामुई को बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को बड़े ही प्यार से क्लोज कर दूंगा। वो उसे बोलता है हम दोनों तो बस यहाँ पर ट्रेवल करते हुए तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हाय बोलने आए थे। हम उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये बोलकर वो अपने बैग से बुक राइटर का दिया हुआ तोहफा निकाल कर उस लेडी को दे देता है और बोलता आप टेंशन मत लो, आपने जो भी बात बोली है ना मैं उसे नहीं बताऊंगा। ये बोलकर जू चामुई का हाथ पकड़ता है और उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो गेट खोलता है वैसे ही चामुई पीछे मुड़कर उस रेस्टोरेंट वाली लेडी को अपनी उंगली दिखाती है। वो लेडी देखती रह जाती है। जू तो उसे खींचकर बाहर ले जाता है। चामुई जू को थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए। तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, तो क्या तुम मेरे साथ खाने पर चल सकते हो? वो मना कर देता है, मुझे ना कहीं और जाना है। फिर वो एक दूसरे को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। चामुई को जाता हुआ देखता है और बोलता है इस लड़की ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा होगा, पर इसकी शक्ल से पता नहीं चलता कि अपनी लाइफ में ये कितना ज्यादा परेशान है। चामुई एक बन खा रही होती है तभी उसकी जेब में एक फोन बजने लग जाता है। वो देखती है ये फोन तो उसका है ही नहीं क्योंकि वो जू का फोन होता है। वो दौड़ते हुए जू के पीछे जाती है और उसे रोकती है, तुम्हारा फोन ना मेरे पास है। उसके फोन पर उसी इटालियन लेडी का कॉल आया होता है जिसके लड़की की जान जू ने बचाई थी। वो बोलती है मैं ना तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। जू मना कर देता है पर वो बोलती है हमारे एक होटल में ना रिजर्वेशन है 2 लोगों की, पर हमें आज हॉस्पिटल में रहना होगा, इस वजह से हम चाहते हैं कि तुम दोनों वहाँ पर चले जाओ। वो बोलता है रिजर्वेशन तो 2 लोगों की है ना। वो बोलती है तुम और तुम्हारी वो दोस्त लड़की है ना, तुम दोनों वहाँ डिनर पर चले जाना। ये रिजर्वेशन ना हमें काफी ज्यादा मुश्किलों से मिली थी, हमने इसके लिए ऑलरेडी पे भी कर दिया है। जो भी मान जाता है जिसके बाद जू चामुई से पूछता है तुम्हारे बाकी के दिन का क्या प्लान है। चामुई बोलती है जितना कुछ भी प्लान किया था वो सब तो हो गया है ना, अब तो पूरा दिन खाली पड़ा है। जू बोलता है तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? एक्चुअली मुझे इस इटालियन कपल ने तुम्हारे साथ डिनर पर जाने को बोला है, अगर मैं अकेले जाऊंगा ना तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। चामुई मान जाती है, चलो ठीक है चलते हैं। जो बोलता है रिजर्वेशन अभी का नहीं है, 7 बजे का है, तो पूरा दिन हमारे पास आज खाली पड़ा है। वो बोलते यानी कि पूरा दिन आज हमारे पास खाली पड़ा है। जू उसे सजेस्ट करता है हम शाम तक नज़ारे देखने जा सकते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की वहीं जापान में अपने फोन से कुछ फोटोज खींच रही होती है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। वो उस कॉल को कट कर देती है। दूसरी तरफ जू और चामुई मार्केट में घूम रहे होते हैं। वो अलग अलग दुकानों में जाकर चीजें देख रहे होते हैं। जू चामुई से पूछता है कि तुम करती क्या हो? वो बताती है मैं ना मूवीज में काम किया करती हूँ। वो उसे अपने फोन में कुछ मूवीज के नाम भी बताती है। जो बोलता है मैंने ये मूवीज तो देखी है पर मुझे नहीं पता तुम इन मूवीज में कहाँ पर थी। वो बोलती है मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए उस मूवी में थी। जो बोलता है इसका मतलब यह है कि 1 करोड़ लोगों ने मूवी देखी है जिसमें तुम थी। चामुई बोलती है पर इसका कोई फायदा नहीं है, वो लोग मुझे पहचानते ही नहीं हैं। अच्छी मूवीज तो सिर्फ एक बड़े एक्ट्रेस को ही मिलती है और मेरी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली थी। साथ ही चामुई अपना इंस्टाग्राम भी अपडेट करती रहती है। वो काफी ज्यादा फोटोज खींचती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। वो एक फोटो जू का भी पोस्ट कर देती है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या तुम इंस्टा पर फोटोज अपलोड नहीं करते क्या? देखो मेरे पास 9989 फॉलोअर्स हैं, बहुत कम है ना, पर ये बढ़ नहीं रहे हैं। जो बोलता है मैं तुम्हें फॉलो कर दूं क्या? वो बोलती है तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, करो ना, मैं भी तुम्हें फॉलो करूं। वो बोलता है लेकिन तुम्हारी वजह से लोग मुझे भी परेशान करने लगे तो। वो बोलती है अरे मैं फेमस थोड़ी हूँ।
बोलता है तो जल्दी ही हो जाओगी, तुम कह तो रही थी एक दिन तुम बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगी। बाद लोग फिर मेरे अकाउंट्स पे आकर मेरी भी फोटोज देखेंगे ना। से बोलता देखो सामने वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से अगर हम नजारा देखेंगे ना तो बहुत ही सुंदर दिखेगा, लेकिन अगर हम वहाँ जाकर नजारा देखेंगे तो हमें देर हो जाएगी, इसलिए हमें डिनर के लिए चलना चाहिए। मोई बोलती है क्या तुम यहाँ पर पहले भी आ रखे हो और तुम दोबारा भी आ गए। जो बोलता है यहाँ की ये कहानी ना बहुत ही ज्यादा फेमस है। समुद्र का एक ड्रैगन गॉड आसमान की एक परी के साथ ना प्यार में पड़ गया। के बाद उसने ये जगह बनाई और उसे तोहफे के रूप में दी। लास्ट टाइम यहाँ पर जिसके साथ आया था ना उसे भी ये आइलैंड बर्थडे में अपने तोहफे पर चाहिए था। आज ना उसका बर्थडे है और आज मैं उसे ही यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। वही बोलते इसका मतलब आज तुम यहाँ पर उसे प्रपोज करने के लिए आए थे। ये लव लाइफ के बारे में तो तुम्हें सब पता चल गया है, अपनी के बारे में भी तो बताओ। वो बोलता है जब तक वो मेरे पास थी ना तब तक मैं समझा ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। बोलती है इस बार फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं हो, आज तो उसका बर्थडे है ना। जो बताता है अब उसे ना कोई और मिल गया है, इसके साथ वो अपना बर्थडे बना सकती है। बोलकर वो चामुई को वहाँ से चलने के लिए बोल देता है। के बाद वो एक रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग रास्ता भटक चुके होते हैं। जो अच्छी तरीके से रास्तों को याद नहीं रख सकता था। के बाद वो और चामुई सही रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। एक जगह पर पहुंचकर चामुई बोलती है रास्ता इस तरफ होना चाहिए, लेकिन जो बोलता है रास्ता उस तरफ है। रास्ता ढूंढने के चक्कर में वो दोनों रेलवे ट्रैक के अपोजिट साइड खड़े हो जाते हैं और बैरियर लग जाता है, यानी कि अब वो लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते थे। वही वहाँ से जा रहे कुछ लड़कों से रास्ता पूछती है तो वो लोग बता देते हैं होटल उसी तरफ है जिस तरफ चामुई खड़ी थी। अभी सू को उसके भाई का फोन आता है, वो उसे बताता है उसकी ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है। उसकी गर्लफ्रेंड ना जापान में ही है और वो अपनी गर्लफ्रेंड की खींची हुई फोटो जू को भेज देता है। वो देखता है ये फोटो तो उसी जगह की थी जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा मिलने के लिए आया करता था। जू की जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वही उसके बड़े भाई को डेट कर रही थी। बाजू के चेहरे की तो हंसी उड़ जाती है। वो चामुई को बोलता है आज जिसका बर्थडे है ना वो यहीं पर है। चामुई बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, तुम जल्दी से उसके पास जाओ, तुम्हें ना अच्छा मौका मिला है। आज अगर तुमने ये मौका गवा दिया ना तो तुम्हें जिंदगी भर इसका रिग्रेट रहेगा। तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। से ही वहाँ से ट्रेन निकल जाती है तो चामुई देखती है जो वहाँ से जा चुका है। उसी तरफ जू दौड़ते हुए उसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो लड़की उसी ऑब्जर्वेटरी से बाहर का नजारा देख रही होती है जिसके बारे में जो बात कर रहा था। वो उस ऑब्जर्वेटरी वाली बिल्डिंग में जाता है, तभी उसके फोन पर उसी लड़की का कॉल आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की खाने की एक ट्रॉली लेते हुए एक होटल की लॉबी से गुजर रही होती है। एक्चुअली में वो लड़की चामुई होती है। उसकी ट्रॉली के अंदर से एक हाथ बाहर लटका होता है। इसके बाद वो होटल रूम के बाहर एक डोर बेल को रिंग करती है और बोलती है वो रूम सर्विस से है। फिर वो उस रूम के अंदर जाती है। वहाँ पर एक आदमी बाथटब में नहा रहा होता है और जोर से अपनी उस ट्रॉली पर हाथ से मारती है और उस ट्रॉली के अंदर से एक ज़ॉम्बी जैसा इंसान बाहर निकलता है जो कि उस नहाते हुए व्यक्ति पर हमला कर देता है। चामुई वहीं से एक शैतानी हंसी के साथ बाहर आती है। तभी डायरेक्टर कट बोल देता है, मतलब कि ये शूटिंग चल रही होती है। वो सब चामुई की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। आज उनका शूटिंग का आखिरी दिन है और इस मूवी में चामुई का नाम डोरोमी है। चामुई का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और बोलता है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये मूवी है किस बारे में, और आज इस मूवी की शूटिंग का आखिरी दिन है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मूवी कॉमेडी मूवी है या फिर एक हॉरर मूवी है। उस असिस्टेंट बोलता है मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि ये तुम्हारी पहली मूवी है और इसके कैरेक्टर का नाम क्या है, डोरामी, ये भी कोई नाम होता है क्या? चामुई बोलती अगर इनको थोड़ा भी आइडिया होता कि ये मूवी हिट होने वाली है तो तुम्हें लगता भी है कि ये मूवी मुझे मिलती, पर मैंने इस मूवी में अपना 100% दिया है। शूटिंग के आखिरी दिन एक फाइनल सीन शूट होना था जिसमें एक स्टंटमैन की जरूरत थी, पर डायरेक्टर और स्टंटमैन की लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से वो सीन चामुई को खुद ही करना पड़ता है। चामुई खुद ही रस्सियों के सहारे एक बिल्डिंग के किनारे पर खड़ी होती है। वो काफी डरी हुई होती है। ये मूवी का आखिरी सीन था। उसी रात कोरिया में एक फेस्टिवल भी होना था। उससे पहले वो चाहती थी कि वो मूवी का सीन शूट कर ले क्योंकि उसके बाद आसमान में आतिशबाजियां होने वाली थी। जैसे ही वो सीन शूट होता है जिसमें चामुई हंसते हुए बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और वो रस्सियों से बंधी होती है, इसलिए वो सीन सक्सेसफुली शूट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वापस से चामुई को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं वैसे ही रस्सी टूट जाती है और चामुई सीधा जमीन पर जाकर गिरती है।
उसकी आंखें खुली हुई होती है पर शरीर तड़प रहा होता है। उसकी आंखें आसमान की तरफ थी वो आसमान में हो रही आतिशबाजियों को देख रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लग जाती है। शायद अब वो ये चीजें अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देख पाएगी। तभी उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और आंखें बंद हो जाती है। इसके बाद उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खोलती है। उसके आसपास बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। चामुई अपने हाथ को उठाती है। डॉक्टर उसका हालचाल पूछते हैं। डॉक्टर बताते हैं अब चामुई काफी ज्यादा ठीक है। इसके बाद न्यूज वालों को इंटरव्यू दे रहे होते हैं जिसमें वो सबको बता देते हैं कि अब चामुई की हालत काफी ज्यादा ठीक है। और ये बात एक बहुत ही बड़ी न्यूज बन चुकी होती है क्योंकि चामुई 1 साल से कोमा में थी और उसकी मूवी पूरी दुनिया भर में हिट हो चुकी थी। चामुई के वापस होश में आने की खबर भी पूरी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं। इसके बाद चामुई देखती है कि उसके बेड के चारों तरफ तोहफे ही तोहफे रखे हैं। वो बोलती है जब उसकी आंखें बंद हुई थी उस समय उसने नहीं सोचा था कि अब जब उसकी आंखें खुलेगी तो उसकी दुनिया इतनी ज्यादा बदल जाएगी। वो खुश होती है और बोलती है उसे विश्वास भी नहीं हो रहा कि दुनिया में इतने सारे लोग उसके लिए जश्न बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो भी अपने फोन में यही न्यूज देख रहा होता है बोलता है फाइनली तुम उठ गई चामुई। बाजू वापस कोरिया लौटता है और वो एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी वाला उसके साथ मजाक कर रहा होता है। वो देखो सर वहाँ पर एक सेलिब्रिटी आई हुई है जिसके साथ लोग फोटो खिंचाने जा रहे हैं। आपको पता है मैंने भी अपनी टैक्सी में एक सेलिब्रिटी को एक बार राइड दी थी। किसी सेलिब्रिटी से मिले हुए हो? ये सुनते जू को तो चामुई की याद आ जाती है और स्माइल करने लग जाता है। वो चामुई के इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलता है और उस पे फोटोज देखने लग जाता है। वो अपनी फोटोज देखता है और बोलता है इसने मेरी फोटो डिलीट नहीं की और वो चामुई को फॉलो कर देता है और इसी के साथ चामुई के 10,000 फॉलोअर्स पूरे हो जाते हैं। के बाद वो चामुई को मैसेज करता है हमारी शर्त के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें फॉलो कर दिया है अब तुम्हारी बारी है। वैसे जैसे ही मैसेज सेंड करता है तो वो अपनी कार की खिड़की से बाहर आतिशबाजियां होते हुए देखता है और उन्हीं आतिशबाजियों के बीच में चामुई जमीन पर गिरी हुई होती है। थोड़ी दूर पर उसका फोन पड़ा होता है जिस पर ये नोटिफिकेशन आता है कि जू ने उसे फॉलो किया है और उसे मैसेज भी भेजा है। लेकिन अब चामुई बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसे बहुत सारे इवेंट्स पे बुलाया भी जा रहा होता है। अपनी इस नई लाइफ को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद वो एक इंटरव्यू के बाद मेकअप रूम में आती है लेकिन उसे लगता है ये रिंग बहुत ही ज्यादा महंगी है इसलिए वो उतारने लग जाती है। पर उसका मैनेजर उसे बताता है अब तुम ये सब पहन सकती हो इवन घुमा भी सकती हो। के बाद जब वो पहली बार अपना इंस्टाग्राम चेक करती है तो उसे पता चलता है उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। लेकिन तभी उसके साथ अजीब सा होता है। जैसे ही वो मिरर में देखती है तो उसे लगता है कि उसके सामने 2 रामी बैठी हुई है और उस पर हंस रही है। दूसरी तरफ हमें जू को दिखाया जाता है उसका घर एक महल की तरह होता है जो कि उसके ग्रैंडपा उसके लिए छोड़ कर गए थे। इवन वहाँ पर बहुत सारी किताबें भी होती हैं कि पुश्तैनी मानी जाती थी। वो हमेशा ओवरसीज ट्रिप पर ही रहता था इसलिए उसके अंकल हमेशा उसके घर को गेस्ट हाउस के तौर पर यूज कर लिया करते थे। तो उन्हें डांटने लग जाता है ये मेरा घर है। वो बोलते तो क्या हुआ खाली पड़ा हुआ है अच्छा है ना लोग आते जाते रहते हैं। मैं ये सारी किताबें ना उसकी मोम के नाम पर दी। वो बोलता है मोम को अब्रोड से बुलाओ और बोलो कि ये सारी किताबें यहाँ से लेकर जाएं। लेकिन उसके अंकल बोलते हैं इसके लिए तो पूरा एक शिप चाहिए और वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगी। शादी कर लो ना क्या पता तुम्हारी शादी के बहाने वो यहाँ पर आ जाए। और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके रिश्तेदार उस पर शक कर रहे हैं कि वो एक सेलिब्रिटी को डेट कर रहा है कि आजकल डोरामी के नाम से जानी जाती है। में चामुई ने अपने इंस्टाग्राम पर उसकी जो फोटो पोस्ट की थी उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। उस फोटो में उसका सिर्फ साइड पोस्ट था लेकिन उसके करीबी लोग तो उसे पहचान चुके थे। किसी को समझा कर थक जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सेलिब्रिटी के साथ ट्रिप पर नहीं था और ना ही मेरा उसके साथ कोई लेना देना है। इवन वो अपने फ्रेंड के सामने प्रिटेंड करने लग जाता है इस लड़की की शक्ल मुझसे कितनी ज्यादा मिलती है ना। वो बोलता है अरे बेव को बनाना है ना तो किसी और को बनाना। बाद वो टीवी पर एक शो देखता है जो चामुई कर रही होती है। उसे मिलने का सोचता है। बाद चामुई का एक इंटरनेशनल मैगजीन के साथ इंटरव्यू होता है। वहाँ पर उसने एक ट्रांसलेटर को भी अरेंज कराया होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जू ही निकलता है। उसकी आवाज सुनकर शौक हो जाती है। तो मन कर रहा था कि वो तुरंत ही उससे बातें करने लग जाए लेकिन सभी के सामने उसे शांत रहना पड़ता है। इंटरव्यूअर उससे पूछने लग जाते हैं
तुम्हारे इंस्टा पर एक फोटो है, लोगों को लग रहा है कि तुम्हारा उसके साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था। बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर था जिसने मेरी हेल्प की थी। कभी कभी मुझे लगता है मैं एक अजनबी रास्ते पर जाऊंगी और एक हैंडसम सा बंदा मुझे दिखेगा और मेरी धड़कनें तेज हो जाएंगी। सुनकर जू तो ब्लश करने लग जाता है। के बाद वो मैनेजर को बोलता है कि मुझे चामुई से 2 मिनट के लिए बात करनी है, लेकिन वो उस टाइम पर वैन में बैठकर अपना खाना खा रही होती है। उसका शेड्यूल इतना ज्यादा टाइट था कि उसे खाने का टाइम भी नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे से कोई बात कर पाते। उससे पहले वो दोनों अगले वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो उसे बोलती है 2 घंटे लग जाएंगे, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो? तो वो बोलता है मैं कर लूंगा। इंटरव्यू खत्म हो जाता है। वो चामुई को ढूंढ रहा होता है, तभी वो उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं क्योंकि वो चाहती थी कोई भी उसे पहचाने ना। इसके बाद जब वो उसके साथ जाती है तो बोलती है वैसे भी लोग मुझे नहीं डोरामी को पहचानते हैं, और हॉरर वाला मेकअप करूँ तो शायद वो लोग मुझे पहचान ही ले। यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है, इसलिए वो उसे अपना स्कार्फ उतार कर दे देता है और बोलता है क्यों ना हम दोनों साथ में बैठकर डिनर कर ले, जो 1 साल पहले अधूरा रह गया था। उसके बाद वो उसके साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। बोलती है तुम कुछ बोलने वाले थे ना, तो बताओ क्या कहना था? बोलता है तुमने इंस्टाग्राम पर जो फोटो मेरी अपलोड की है ना, तुम उसे डिलीट कर दो। बोलती है क्या सच में तुम मुझसे ये बात करने के लिए ट्रांसलेटर बन के आए थे? कि तुमसे मिलने का और कोई रास्ता ही नहीं था। पर मेरे करीबी लोग तो मुझे पहचान चुके हैं, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत ना हो इसलिए तुम उस फोटो को डिलीट कर दो ना। लेकिन वो अपना फोन निकाल कर बोलती है अगर मैंने इस फोटो को डिलीट कर दिया तो लोगों को और भी ज्यादा शक हो जाएगा कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। सभी को लगेगा कि मैं इतनी ज्यादा फेमस हो गई हूँ इसलिए मैंने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। उसके बाद वो बोलता है क्या इस पोस्ट की डेट चेंज नहीं हो सकती? वो नहीं चाहता था कि उसके फर्स्ट लव को पता चले कि उसके बर्थडे वाले दिन वो उसकी याद में उस पॉइंट पर गया था। चामुई तो उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। क्या तुम पागल हो गई हो? इसे तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तुम ना अच्छे से सोच लो ये फोटो डिलीट करनी है या नहीं। तो बोलता ठीक है मैं अच्छे से सोच लूंगा और तुम्हारे मैनेजर को मैसेज कर बता दूंगा। आने से पहले वो उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है तो वो उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है, लेकिन वो तो उससे अपना स्कार्फ वापस मांग रहा होता है। इस बेचारी का तो पोपट हो जाता है। चामुई को पता चलता है कि जू की उसके मैनेजर से पहले से ही जान पहचान है। मैनेजर उसे बताता है मिस्टर जू ना हमेशा आपको देखने के लिए हॉस्पिटल में आते थे जब 8 बंदों के वार्ड में आप हुआ करती थी। आपकी मूवी रिलीज भी नहीं हुई थी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उन्होंने न्यूज में पढ़ा था कि चामुई एक छोटी सी एक्ट्रेस छत से गिरकर बेहोश हो गई। उसी दौरान मेरी मुलाकात इनके साथ हुई थी, लेकिन जब आप बाद में फेमस हो गई तो उसके बाद आपको VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद उनका आना जाना बंद हो गया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसे जो लड़की पसंद आई थी उसका नाम सूजिन था। वो उसे अपने प्यार का इजहार कर पाता उससे पहले उसे पता चलता है कि वो तो किसी और को पसंद करने लगी है। उसका भाई उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, लेकिन आज भी वो उससे प्यार करता था। इधर चामुई ने अपने मैनेजर से सू का कार्ड ले लिया होता है। बार बार उस कार्ड को देख रही थी जिस वजह से उसे वो नंबर याद हो जाता है। उसने मैनेजर को मैसेज भेजा होता है कि फोटो डिलीट कर दो, जिसके बाद वो फोटो डिलीट कर देती है। इसी बात को बताने के लिए वो बहाने से उसे कॉल करती है, लेकिन वो अपने मैनेजर को काम देती है उस लड़की की तलाश करो जिसकी बर्थडे डेट वही हो जिस दिन मैंने वो फोटो पोस्ट की थी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो लड़की आखिर कितनी ज्यादा सुंदर है। पर जब वो फोन पर बात कर रही होती है उसी टाइम पर मैनेजर उस लड़की को ढूंढ निकालता है। बोलता है मुझे पता चल गया है वो ना प्रोड्यूसर है। ये सारी बातें जू ने भी फोन पर सुन ली होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।